करा देता है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है साइको एनालिसिस, कैरियर एंड थेरेपी। इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैरियर हमने बनना किस तरह साइको एनालिस्ट, और उसमें कैरियर किस तरह हम चला सकते हैं अपना। और थेरेपी, हम थेरेपी के बारे में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज साइको एनालिसिस इन द फर्स्ट प्लेस। इस वर्कशॉप की जो सबसे पहले स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊंगा, और उसके बाद जो मैंने अभी अपने बारे में एक्सप्लेन किया, इसके बाद मैं बताऊंगा बिगिनिंग्स ऑफ साइको एनालिसिस, कि साइको एनालिसिस स्टार्ट कहाँ से हुई थी, कब क्या ऐसे वाकयात हुए थे जिसके बाद से साइको एनालिसिस स्टार्ट हुई थी। फिर मैं फ्रॉइड की थ्योरी के बारे में डिस्कस करूंगा, जैसे हमें पता है थ्योरी पे सारा का सारा ट्रीटमेंट जो है वो बेस करता है। फिर मैं बात करूंगा फ्रॉइड का जो मेथड है कंडक्टिंग साइको एनालिसिस कंडक्ट करने का। फिर मैं बात करूंगा कैरियर जो है, जो पूरी दुनिया में, पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में आप किस तरह आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना कैरियर एज अ साइको एनालिस्ट, आप साइको एनालिस्ट कैसे बन सकते हैं। और फिर लास्टली कैरियर पाकिस्तान में आप किस तरह अपना स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले अबाउट माई सेल्फ, मैंने जिस तरह अभी बताया, अपने सारा इंट्रोडक्शन दिया। इसके अलावा मैंने पाकिस्तान साइको एनालिटिक इंस्टीट्यूट भी स्टार्ट किया। किसी ने साइको एनालिटिक ट्रेनिंग लेनी हो या कोई एनालिसिस करना हो किसी पेशेंट का, कोई टेक्निक पूछनी हो, कुछ भी, तो आप उधर आके मेरे से पूछ सकते हैं। ग्रुप्स आर ओपन रेगुलरली, और आप सारा कुछ, मैं भी हूँ, डॉक्टर जफर भी है, ही इज ऑल्सो साइको एनालिस्ट इन पाकिस्तान। अ, तो हम लोग फिर जो सा आपका आंसर करेंगे इंशाल्लाह वहाँ पे। इसका मकसद यही है कि सारी दुनिया में साइको एनालिटिक सोसाइटीज बनी हुई हैं जो कि साइको एनालिसिस की ट्रीटमेंट देती हैं। ये हमारे हमारे यूनिवर्सिटीज में काफी गलत कॉन्सेप्ट है कि साइको एनालिसिस पुराना हो गया है और साइको एनालिसिस अब बैन हो गया है, या साइको एनालिसिस यूज नहीं होता। नो नो नो, इट्स वेरी पॉपुलर इवन टुडे। हर मुल्क में, जिस तरह मैं कैरियर इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक्सप्लेन करूंगा, सारे मैं बताऊंगा आपको कि इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से ओपन है जो कि आप कर सकते हैं। एक एक मुल्क में काफी सारे इंस्टीट्यूट्स ओपन है। इंडियन साइको एनालिटिक सोसाइटी भी मौजूद है। सो पाकिस्तान में नहीं थे जो मैंने अब स्टार्ट किया। इसके बाद फिर हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा मैं साइको एनालिटिक ट्रीटमेंट भी देता हूँ, और मैं फ्री की काउंसलिंग और साइकोथेरेपी भी करता हूँ उनकी जो बहुत गरीब लोग हो, बाकी में लोग हो, और वो लोग जो डिसेबल्ड हो। अच्छा, व्हाट इज साइको एनालिसिस इन द फर्स्ट प्लेस। व्हाट इज साइको एनालिसिस, जब अभी हम साइको एनालिसिस का वर्ड यूज करते हैं, व्हाट इज इट। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हम बात किस बारे में कर। बेसिकली व्हाट साइको एनालिसिस इज अ सेट ऑफ टेक्निक्स एंड थ्योरीज developed by Sigmund Freud to treat mental health disorders। ये वो एक सेट ऑफ टेक्निक्स हैं जो कि मैं भी इधर एक्सप्लेन करूंगा, एंड थ्योरीज, जो थ्योरी जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी, और दी किस लिए थी, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए। सिगमंड फ्रॉइड के डेज में जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स थे वो इसी तरह समझे जाते थे जिस तरह आजकल साइकाइट्री में समझे जाते हैं, कि वो सारे केमिकल इम्बैलेंसेस की वजह से, न्यूरोट्रांसमीटर की इम्बैलेंसेस की वजह से। और उसको ट्रीट हम इसी तरह कर सकते हैं जिस तरह डॉक्टर्स किसी भी बीमारी को ट्रीट करते हैं, वो उनको दवाई दे देंगे और बंदा ठीक हो जाएगा। और ये काफ़ी गलत कॉन्सेप्ट है, यानी कि सिर्फ केमिकल इम्बैलेंसेस की वजह से नहीं होते हैं। जिस तरह एक साइकाइट्रिस्ट है, मेरे नाम से जैन से नाम निकल गया, ही इज ऑल्सो वेरी मच अगेंस्ट दीज मेडिकेशंस, कि वो काफ़ी साइकोथेरेपी की वजह से उनके तरफ वो काफ़ी उनका रुझान है। आई विल डिस्कस दैट लेटर। चलो, Sigmund Freud was the first person to develop a form of treatment only using talk। यानी कि उस जमाने, वो वक्त था फ्रॉइड का जमाना, ये हमें समझने की बहुत जरूरत है यहाँ पे। फ्रॉइड उस जमाने में पैदा हुआ था जबकि अभी भी हॉर्स कार्ट्स पे लोग ट्रैवल किया करते थे। घोड़ों के जो पीछे कार्ट्स होती थी उन पर ट्रैवल किया करते थे, घोड़ों पे सफर किया करते थे। ट्रेन नई नई इजाद हुई थी, और गाड़ी उस वक्त तक इजाद नहीं हुई थी, उस जमाने की बात हो रही है। और उस जमाने में सिर्फ वही थी कि मेडिकेशन से लोगों को ठीक किया जा सकता है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को। लेकिन सिगमंड फ्रॉइड वो पहला बंदा था जिसने एक ट्रीटमेंट बनाया जिसको हम टॉक थेरेपी कहते हैं आजकल के जमाने में, कि लोगों से बात करके भी आप लोगों को ठीक कर सकते हैं, लोगों को इलाज कर सकते हैं, जो कि आज जिसको हम कहते हैं टॉक थेरेपी या साइकोथेरेपी कहते हैं, लोगों से बात करके लोगों को इलाज करना। और ये कम्प्लीटली न्यू फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट था उस जमाने में, कि हम पेशेंट को सिर्फ बातों से ठीक कर सकते हैं। फ्रॉइड जो था वो साइकोलॉजिस्ट नहीं था, उसने साइकोलॉजी में डिग्री हासिल नहीं की। ही वॉज अ न्यूरोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन, एक न्यूरोलॉजिस्ट था और एक मेडिकल डॉक्टर था।
So this is basically psychoanalysis technique and theories जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने डेवलप की थी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए। इसका पर्पस बेसिकली साइकोएनालिसिस का ये होता है कि जो अनकॉन्शियस में जो चीजें हैं उनको हम कॉन्शियस में ले आए। जो चीजों से हम अवेयर नहीं है, जो हमें पता ही नहीं है कि हमारे माइंड में जो चीजें हैं, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में क्या चीजें हैं, उन सारी चीजों को हम कॉन्शियस में ले आए और फिर ईगो को इतना स्ट्रेंथन कर लें कि वो रियलिटी बेस्ड हो जाए और इंस्टिंक्चुअल बेस्ड कम हो जाए, इंस्टिंक्ट बेस्ड पे कम रिएक्ट करे और रियलिटी बेस्ड और उनको स्ट्रेंथन कर दें ताकि वो दोबारा डिसऑर्डर उसको ना हो सके। अब बिगिनिंग्स की हम बात कर रहे हैं, शुरू कहाँ से हुआ साइको एनालिसिस। और साइको एनालिसिस सबसे बहुत बड़ा फेमस केस है उस जमाने में, हिस्टेरिया एक डिसऑर्डर हुआ करता था उस जमाने में। आ, और उसके ट्रीटमेंट के लिए अब ये फ्रॉइड का एक फ्रेंड थे और कॉलिग थे जिनका नाम था ब्रूअर। अब ये राइट साइड पे मैंने इनकी पिक्चर लगाई थी, ये साहब थे उस जमाने में जिन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था हिस्टेरिया का हिप्नोथेरेपी के जरिए से। हिप्नोथेरेपी आप लोगों ने काफी नाम सुना होगा, इवन आजकल भी काफी साइकोलॉजिस्ट अपने उस पे क्लिनिक के सामने लगाते हैं सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट। अभी इंशाल्लाह कल हमारी एक वर्कशॉप है, डॉक्टर जफर इकबाल इंशाल्लाह कंडक्ट करेंगे हिप्नोथेरेपी का। अच्छा, इस बंदे ने सबसे पहले यूज किया था टर्म कैथारसिस। कैथारसिस असल में बना है ग्रीक वर्ड से, कैथारसिस मीनिंग प्योरिफिकेशन या क्लेंजिंग, किसी चीज को साफ कर देना। जिस तरह हम घरों में लगाते हैं झाड़ू, उसको फ्लोर को साफ कर देते हैं, उस तरह का वर्ड कैथारसिस, प्योरीफाई कर देना या साफ कर देना। ब्रूअर जो था उस जमाने में हिप्नोसिस यूज किया करता था, जैसे मैंने बताया अभी। ही यूज टू हैव, जो उसके पेशेंट्स थे उनको वो कहता था कि अपने ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को रिकॉल करो ड्यूरिंग हिप्नोसिस, यानी कि जब वो अपने हिप्नोटिक स्टेट में लेके जाता था अपने पेशेंट्स को अंडर हिप्नोसिस, फिर उनको कहता था कि अपने ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को रिकॉल करो। रिजल्ट जो होता था कि वो होता था कि ट्रॉमेटिक जो एक्सपीरियंस थे वो रिप्रेस नहीं रहते थे अनकॉन्शियस में, और इससे जो सा रिलीफ मिलती थी पेशेंट को। दिस वाज द बेसिक आइडिया। सो फ्रॉइड जो था वो बिलीव करता था जो कैथारसिस है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है सिम्टम्स को रिलीव करने में। रिलीव का मतलब होता है कि उसको लेट से अगर आपको कहीं से ने चोट लगेगी, आपको कोई हाथ पे कोई चोट लग गई है, आप उसके ऊपर मरहम पट्टी करते हैं तो वो रिलीव हो जाती है, आपका दर्द जो है रिलीव हो जाता है, दर्द खत्म हो जाता है। इस तरह जो सिम्टम्स है उनको खत्म किस तरह करना है, रिलीव किस तरह करना है, फ्रॉइड का नजरिया ये था कि कैथारसिस जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इसमें। लेकिन यहाँ पे मैं जरूर ये मेंशन करूँ कि जो इसका हिप्नोथेरेपी था उस जमाने में, इट वाज नॉट प्रूविंग वेरी इफेक्टिव टू ट्रीट हिप्नोसिस, टू ट्रीट हिस्टेरिया, जिसकी वजह से फिर फ्रॉइड ने जो है साइकोएनालिसिस बनाया। अच्छा, जो फ्रॉइड है ये साइको जो अनकॉन्शियस है, इट वाज नॉट डिस्कवर्ड बाय आइदर फ्रॉइड और बाय द साइको एनालिस्ट। ये पहले से ये आइडिया बना हुआ था। इवन के जो फ्रॉइड ने खुद बताया हुआ है कि जो भी उसके जमाने में जो भी आइडियाज सारे घूम रहे थे उन सारों को उसने असल में कलेक्ट किया। ही डिड नॉट इन्वेंट ऑल ऑफ दोज आइडियाज। जो अनकॉन्शियस में जो था वो उस जमाने में पहले से दरियाफ्त हुआ हुआ था। इट वाज नॉट फ्रॉइड और साइको एनालिस्ट हु इन्वेंटेड, हु डिस्कवर्ड अनकॉन्शियस। अब कहना, एना ओ का केस बहुत फेमस है जो कि हर स्टूडेंट साइकोलॉजी में लाजमी पढ़ता है। डेफिनेटिव डेफिनेटिव रियलिटी हर बंदे ने पढ़ना होता है। राइट हैंड साइड पे इनकी पिक्चर है एना ओ की। इनका असली नेम था बर्था बर्था पेपनहाइम। इसमें उन्होंने कभी असल में इन रियलिटी फ्रॉइड कभी भी उनसे फिजिकली नहीं मिले, फिजिकली यानी कि ड्यूरिंग सेशन या कभी भी उनसे मुलाकात फ्रॉइड की कभी भी नहीं हुई। और ये एक केस था जिसकी वजह से उसने फ्रॉइड ने जो था एक बुक लिखी थी, स्टडीज ऑन हिस्टेरिया। इस इनके इन खातून के सिम्टम जो थे, पार्शियल पैरालिसिस थे, ब्लर्ड विजन था, हेडेक्स थे, हेलुसिनेशंस थे, मूड स्विंग्स थे, ईटिंग डिसऑर्डर्स था, एमनेसिया था, फेशियल पेन था, लैंग्वेज अफेजिया था। ये जो से थे इसके तब अपीयर हुए थे जब इनके अबू जो फोत हो रहे थे उनकी जब ये केयर कर रही थी, और तब उनके ये सिम्टम्स सारे अपीयर होना शुरू हो गए थे। बेसिकली हुआ क्या कि एना हो गए केस में कि एक दफा क्योंकि उनकी हिप्नोथेरेपी इनकी हिप्नोथेरेपी ब्रोयर की एना पे काम नहीं करती, तो इन्होंने एक दिन इनको क्या कहा कि अपने जो से सिम्टम्स है, अपनी जो
हालात है अपनी जिंदगी के, वो अपने बयान करना शुरू करो। स्पेशली जो उनके अबू के ज़माने के जो हालात है, जब वो अबू की केयर वो करती थी। तो क्या हुआ कि उन्होंने सारे अ, हालात अपने बयान करना शुरू किए। और जैसे जैसे हर सेशन में वो बयान करती गई, उनके जो सिम्टम्स थे वो रिलीव होना शुरू हो गए। वो बेहतर फील करना शुरू हो गई, उनके सिम्टम्स खत्म होते चले जाते हैं। इससे जो सा है फिर फ्रॉइड ने कैथारसिस का जो सा वर्ड है वो यूज किया, और इसको बेस बनाया पूरे साइकोएनालिटिक ट्रीटमेंट का। कि पेशेंट जो है अपने जो प्रॉब्लमेटिक चीजें उनके बारे में बात करेगा बार बार, और उससे उसके सिम्टम्स जो है वो रिलीव होना शुरू हो जाएंगे। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ साइकोएनालिसिस, जिसपे फिर फ्रॉइड ने सारा साइकोएनालिसिस किया। अच्छा, अब फ्रॉइड का जो इससे उनके अच्छा, यहाँ पे मैं जरूर यहाँ पे मेंशन करूंगा कि जो एना ओ थी सारा ट्रीटमेंट के बाद, शी वाज नॉट 100% क्योर्ड। शी डिड स्पेंड सम टाइम आफ्टर द ट्रीटमेंट इन इंस्टीट्यूशनलाइज, यानी कि उस जमाने में होते थे मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स, उनमें इन्होंने टाइम गुजारा था। लेकिन उसके बाद ये काफी बेहतर फील करती थी, और उन्होंने काफी काम किया था, सोशल वर्कर थी हैं, काफी बुक्स लिखी थी इन्होंने, मेरे ख्याल है एक ड्रामा भी लिखा था। एंड शी वाज वेरी पॉपुलर इन जर्मन लिटरेचर। अब फ्रॉइड का मेथड ऑफ कंडक्टिंग सेशन, साइकोएनालिटिक सेशन फ्रॉइड किस तरह लिया करते थे? इट वाज अ लिटिल डिफरेंट देन टुडेज साइकोथेरेपी सेशन। फ्रॉइड सबसे पहले अपने क्लाइंट को बुला के, ये जो सामने मैंने काउच, ये फ्रॉइड का असल में फ्रॉइड की म्यूजियम की ये फ्रॉइड की म्यूजियम की पिक्चर है। सॉरी अबाउट दैट, मैं कहते हैं सबको। अच्छा, ये फ्रॉइड की म्यूजियम की पिक्चर है। फ्रॉइड की म्यूजियम जो है बेसिकली उन्होंने रूम बनाया जिसमें एग्जैक्टली इवन जो इसके जो कपड़े पड़े हुए हैं काउच के ऊपर, वो भी बिल्कुल जो कारपेट है उसका डिजाइन वही है जो कि फ्रॉइड ने खुद अपने रूम में यूज किया हुआ था। सो बेसिकली फ्रॉइड अपने पेशेंट को कहता था इस काउच के ऊपर बैठ लेट जाओ, और वो काउच के ऊपर लेट जाती थी, और फ्रॉइड उसके सामने नहीं बैठता था, क्लाइंट के सामने। ये पीछे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का एक चेयर बनी हुई है, यहाँ पे फ्रॉइड जाके बैठता था। और फिर उससे कहता था कि जो भी बोलना है आपके माइंड में आ रहा है वो बोलें, जिसको हम फ्री एसोसिएशन कहते हैं, जो कि मैं लेटर इसमें इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। अच्छा, फ्रॉइड का मेथड ये था कि वो हमेशा अपने पेशेंट के पीछे बैठता था, जिस तरह भी मैंने एक्सप्लेन किया। इसलिए बैठता था क्योंकि उसको पसंद नहीं था कि 8 घंटे, वो 8 घंटे उसके पास लगातार पेशेंट आ रहे हैं, और हर पेशेंट उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली देखी जा रहा है पूरे 8 घंटे के लिए। तो ये उसको काफी नापसंद था। और एक और रीजन ये थी कि वो जो अनकॉन्शियस को उसने कॉन्शियस करना होता था उसके रास्ते में वो नहीं आना चाहता था, इसलिए वो पीछे जाके बैठ जाता था। और जब भी उसने सेशन के नोट्स लेने होते थे वो हमेशा सेशन के बाद लेता था, ड्यूरिंग सेशन उसने कभी नोट्स नहीं किया फ्रॉइड ने। और इसके आगे मैं टेक्निक्स भी बताऊंगा उसमें। और फ्रॉइड ने बेसिक जो टेक्निक है वो यही है कि आ, आपने एनोनिमस रहना है अपने जो पेशेंट है उसके साथ। आपने उसके यानी कि आपने अपने बारे में उसके साथ अपने उसको कुछ नहीं बताना। आप ये सिर्फ ये बता सकते हैं कि चलो मैं साइको एनालिस्ट हूँ, मेरी ये डिग्री है, तो मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आई है, मेरी क्वालिफिकेशन है, तो मैं उसको ये यकीन हो जाए कि हाँ मैं किसी क्वालिफाइड बंदे से इलाज करा रहा हूँ। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं बता सकते। जैसे ही वो पूछना शुरू हो जाए, अच्छा आपका दिन कैसे गुजरा, आज आपने नाश्ते में क्या किया, आपके बीवी बच्चे हैं, आप उसी वक्त एकदम जो उनसे साइको एनालिस्ट वो खत्म कर देते हैं सेशन, या तो कहते हैं बस इससे ज्यादा बात नहीं करते मेरे बारे में, इवन थ्रेटन भी करते हैं कि सेशन खत्म कर देंगे। सो दिस इज अ कॉमन प्रैक्टिस अमंग साइकोएनालिस्ट इवन टुडे, कि अपने बारे में कुछ नहीं बता। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन साइकोएनालिसिस। जो भी मैं टेक्निक बताऊंगा उसमें ये इंपॉर्टेंट जरूर हम लोग जरूर डिस्कस करते हैं। अ, अच्छा, ये तो फ्रॉइड का मेथड कंडक्ट करने का, हमेशा पीछे बैठना पेशेंट के, पेशेंट को अपने बारे में कुछ नहीं बताना। अ, और नोट्स जो उनसे हैं हमेशा सेशन के बाद लेने हैं। और जो टेक्निक्स हैं वो मैं इसके बाद बताऊंगा चलो सेशन वर्कशॉप। अच्छा, अब साइको एनालिसिस, फ्रॉइड की थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी इसने बाद में दी थी, जिसकी बेस पे फिर उसने सारा साइको एनालिटिक ट्रीटमेंट दिया। ठीक है। जो इसकी पर्सनैलिटी थ्योरी है जो कि ये एक्सप्लेन करती है कि बच्चा पैदाइश से लेके तो एडल्टहुड तक बंदा किस स्टेजेस से गुजरता है, किस तरह उसकी डेवलपमेंट होती है। फ्रॉइड जब बेसिकली बच्चा डिस्टिंक्ट स्टेजेस से गुजरता है पैदाइश से लेके एडल्टहुड तक, उसमें सबसे पहले आती है ओरल स्टेज, ये जो बर्थ से लेके 1.5 साल तक होती है। और उसमें जो सा बेसिकली इन सब स्टेजेस में
बच्चा जो है वो इंस्टिंक्ट को पूरा कर रहा होता है, विच इज टू गेन सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन या सेक्सुअल प्लेजर, और वो थ्रू एरोजेनस जोन कर रहा होता है। और ओरल स्टेज में वो एरोजेनस जोन जो होता है उसका माउथ होता है, बच्चे का माउथ होता है। वो या तो अपनी अम्मी की जो वो सक कर रहा होता है तो उसकी वजह से वो दूध सक कर रहा होता है, तो उसकी वजह से उसमें यानी कि सेक्सुअल प्लेजर आ रहा होता है, सो टू। फिर अगला अगला 1.5 साल से लेकर 3 साल तक उसकी एनल स्टेज होती है, जिसमें फिर उसके प्राइवेट पार्ट जो हो जाते हैं वो एरोजेनस जोन हो जाते हैं, जो फॉर एग्जांपल फीसिस को निकालने में या रोकने में उसमें जो सेक्सुअल प्लेजर उसको मिलता है, दिस इज देन बिकम्स एनल स्टेज। उसके बाद फेलिक स्टेज आ जाती है 3 to 6 years ऑफ एज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज इन फ्रॉइड इन साइकोएनालिसिस। सबसे ज्यादातर डिसऑर्डर इसी स्टेज में फिक्सेशन की वजह से स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें आते हैं ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ऑडिपस इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बेसिकली ऑडिपस कॉम्प्लेक्स ये होता है कि बच्चा जो है उसको जो मेल बॉय है वो अपने मदर की तरफ अट्रैक्शन फील करता है, सेक्सुअल अट्रैक्शन, और फादर की तरफ जेलसी फील करता है। और ये रिजॉल्व तब होती है जब वो अपने फादर के साथ आइडेंटिफाई कर लेता है। और इसमें फिर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स उसका ऑपोजिट लड़कियों में होता है कि फादर की तरफ उसको अट्रैक्शन फील हो रही है और मदर की तरफ जेलसी फील हो रही है लड़की को। ये आजकल के ज़माने में यानी कि बोगस से कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट समझे जाते हैं। 99% साइकोलॉजिस्ट इस पर बिलीव नहीं करते कि ये सच है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। इसमें एक और एनजाइटी भी आती है, जिसका कैस्ट्रेशन एनजाइटी, जो बच्चे को मेल बॉय को डर लग जाता है कि कोई जो उसका प्राइवेट ऑर्गन है उसका अब वो काट देगा या किसी और तरीके से वो उसका प्राइवेट ऑर्गन जो है वो कट जाएगा। दिस इज बेसिकली कैस्ट्रेशन एनजाइटी, जो कि पहले स्टेज में होती है। इसके बाद लेटेंसी स्टेज आ जाती है 6 से लेकर 12 साल तक की उम्र में, जिसमें बच्चा जो है वो फिर अपनी जो लिबिडो है वो डायरेक्ट करता है टूवर्ड्स स्कूल परफॉर्मेंस, टूवर्ड्स गेम्स। इसके बाद फिर आखिर में जेनिटल स्टेज आ जाती है, जिसमें बच्चा जो है वो लेट से अगर पिछली सारी स्टेजेस में जाके उसमें अच्छी उसकी ग्रोथ हुई है तो वो फिर रोमांटिक रिलेशनशिप फॉर्म करने की तरफ जाएगा, और इवेंचुअली शादी करके अच्छे उसके बच्चे होंगे अच्छी। लेकिन फ्रॉइड के नज़दीक जो सारे स्टेजेस हैं इनमें रेयरली एनीवन जो है वो कंप्लीटली विदाउट एनी प्रॉब्लम पास करता है। सर हर बंदे को कोई ना कोई फिक्सेशन किसी स्टेज में हुई है अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड। अब जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका, टेक्निक्स ऑफ साइकोएनालिसिस। सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी मेरे पास इसी चीज के आते हैं, टेक्निक्स कौन सी साइकोएनालिसिस। सो दीज आर द 6 टेक्निक्स ऑफ साइकोएनालिसिस: मेंटेनिंग एनालिटिक फ्रेमवर्क, pre-association, interpretation, dream analysis, analysis of resistance, and analysis of transference. मेंटेनिंग एनालिटिक फ्रेमवर्क, अब ये वही है जो मैंने अभी मेंशन किया कि फ्रॉइड अपने आप को एनोनिमस रखता था। आजकल के साइको एनालिस्ट में अपने आप को एनोनिमस रखते हैं कि बंदे क्लाइंट को पता ना हो कि साइको एनालिस्ट है कौन, उसके बीवी बच्चे कितने हैं, वो क्या करता है दिन में, उसने नाश्ता क्या किया, वगैरह वगैरह, सारा कुछ जो नॉर्मल बातें होती हैं वो सारी चीजें एनोनिमस रखते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद कंसिस्टेंट मीटिंग्स रखना। एक ये जो फ्रॉइडियन साइकोएनालिसिस है उसमें एक हफ्ते में 5 सेशन आपने लेने ही लेने हैं लाजमी। अगर आप नहीं लेते फिर भी आपको पे लाजमी करना है कि आप 5 सेशन के लिए, और स्टार्टिंग और एंडिंग का टाइम एग्जैक्टली द सेम होगा। अगर 4 बजे पेशेंट ने आना है तो 4 बजे ही स्टार्ट होगा, 4:05 पे स्टार्ट नहीं होगा सेशन। स्टार्ट 4 बजे ही करना है और एंड भी फिर 5 बजे, एग्जैक्ट 5 बजे एंड कर देना सेशन, रिगार्डलेस ऑफ कि आपको फील हो रहा है कि ज्यादा सेशन चाहिए। अब ये चीजें इन इट सेल्फ आर थेरेप्यूटिक, और जो साइको एनालिस्ट है वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि इससे डिपार्ट ना किया जाए। इसके बाद आ जाती है इंटरप्रिटेशन। अब जो काफी सारे साइंस जो पेशेंट क्लाइंट जो हमसे अपने सेशन में शो कर रहा होता है उन सबको इंटरप्रेट करना होता है, जिससे हमें पता चलता है कि क्लाइंट के अनकॉन्शियस में क्या चीज़ है। उसमें क्लाइंट का सेटायर आ गया, तंज करना। तंज करना आप अपनी जिंदगी में देख लें, आपके दोस्त, आपके सहेलियां जो होंगी यूनिवर्सिटी की, अगर किसी पे तंज कर रही होंगी वो डेफिनेटली अपने अनकॉन्शियस को रिप्रेजेंट कर देती है। असल में उसके अपने साथ कोई ना कोई इस तरह का वाकया हुआ होता है जो किसी के ऊपर वो तंज कर रही होती है।
फ्रॉइडियन स्लिप जिसको स्लिप्स ऑफ टंग भी कहते हैं, गलती से उसके मुंह से कोई अल्फाज निकल आए जो हमें लग रहा होता है इनिशियली कि गलती से बात कही है उसने, लेकिन असल में वो अनकॉन्शियस ही निकली होती है और उसके हिडन मोटिव्स ही छुप रहे होते हैं। और इसके अलावा फिर आखिर में थीम्स जो होती हैं क्लाइंट के वर्ड्स की सारी जब आप क्लाइंट की स्टोरी सुनेंगे तो वो एक थीम के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है स्टोरी। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा जो है उस एक बंदा है वो कह रहा होगा कि उसके पेरेंट्स उसको बहुत जुल्म करते हैं, सारी पेरेंट्स के इर्द गिर्द सारी उसकी स्टोरीज रिवॉल्व करेगी, बार बार पेरेंट्स का जिक्र कर रहा होगा। अगर वो उसको किसी से मोहब्बत थी तो उसकी मोहब्बत के इर्द गिर्द काफी सारी की सारी स्टोरी रिवॉल्व करेगी। इनको कहते हैं थीम्स, ये सारी की सारी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और थीम को आइडेंटिफाई करके आपको पता चल सकता है उसके अनकॉन्शियस में रियलिटी क्या है। अनकॉन्शियस में वो चीजें होती हैं जो पेशेंट खुद भी अवेयर नहीं होता कि उसके अनकॉन्शियस में। ऐसा नहीं है कि वो खुद अवेयर हो कि हाँ ये सारा कुछ मेरे साथ हो रहा है, वो अनअवेयर होता है उससे, इसलिए वो अनकॉन्शियस पार्ट कर सकता है। It should start at the surface and only go as far as the client is willing to go. फॉर एग्जाम्पल हमने सरफेस से इसके स्टार्ट करना सारी इंटरप्रिटेशन जो है, और उतनी डीप ही जाना जितना क्लाइंट जो है विलिंग है जाने के लिए। अगर क्लाइंट ऐसी जगह पर आ जाता है जहाँ पे वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस शो कर रहा होता है, फिर उस वक्त फिर आपको जो है सेशन को उससे ज्यादा आगे डीप इंटरप्रिटेशन उसकी नहीं देनी चाहिए और उस वक्त सेशन जो है खत्म करना चाहिए। रेजिस्टेंस शुड बी इंटरप्रेटेड फर्स्ट बिफोर इंटरप्रेटिंग इमोशन। रेजिस्टेंस जो सी वो शो कर रहा है उसको पहले इंटरप्रेट करना है और इमोशंस को बाद में इंटरप्रेट करना है। फ्री एसोसिएशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक। सारी इंपॉर्टेंट है लेकिन फ्री एसोसिएशन जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इसमें जिस तरह मैंने बताया फ्रॉइड अपने पीछे ग्रीन वाले काउच ग्रीन वाली चेयर में बैठ जाएगा और पेशेंट को कहेगा जो भी माइंड में आ रहा है वो बोले। क्लाइंट जो है उस काउच में लेट जाएगा और वो फिर अपना सर उस तकियों के साथ रखेगा और जो भी उसके माइंड में आ रहा है वो बोलेगा। और वो फ्रॉइड उसको बताएगा या साइको एनालिस्ट उसको बताएगा कि जो भी चीज तुम्हारे माइंड में आ रही बोलो, चाहे जितनी एम्बैरेसिंग हो, चाहे जैसी भी हो, जो भी चीज में तुम्हारा माइंड जाता है वो तुमने एकदम से बोल दे। फिर इसमें जो है वो फिर साइको एनालिस्ट नोट करेगा स्लिप्स ऑफ टंग को, ह्यूमर को, सेल टाइप को, सारी चीजों को। समटाइम्स जो फ्रॉइड है वो उसको एक वर्ड दे देगा, फॉर एग्जांपल फादर का, और कहेगा इस पे फ्री एसोसिएशन करो। इस एक वर्ड में तुम जो भी तुम्हारी चीज माइंड में चीज आती है वो बोलना शुरू करो, वो बोलना शुरू करेगा और इवेंचुअली उसके अनकॉन्शियस में जो चीजें हैं वो बाहर आना शुरू हो जाएंगे इनटू अनकॉन्शियस। इवन इन ड्रीम एनालिसिस हम लोग अगर ड्रीम का मीनिंग जो मैनिफेस्ट कंटेंट है वो हमें नहीं पता होता, जो कंटेंट जिसका मीनिंग हमें नहीं पता होता, वो फिर हम क्या कहते हैं, वो सिंबल सिंबल उसको सिंबल का वर्ड उस पेशेंट को दे देंगे और कहेंगे इस पे फ्री एसोसिएशन करो। फिर अकॉर्डिंग टू वर्ड ही फ्री एसोसिएट्स हम उसका मीनिंग निकालते हैं इन ड्रीम एनालिसिस। इसके बाद आ जाती है एनालिसिस ऑफ रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस किस किन जगहों पर होती है। अब जैसे वो अपनी बातें बताता जा रहा है पेशेंट, इवेंचुअली चंद जगह आएंगी जहाँ पे चंद सेंटेंसेस आएंगे जहाँ पे वो आके रुक जाएगा, वो बोलना नहीं चाहेगा, चाहे वो टॉपिक बदल देगा या वो कोशिश करेगा किसी तरह वो बोले ना, या वो बिल्कुल ही चुप हो जाएगा। इन पॉइंट्स को आपने नोट करना है, दिस इज एनालिसिस ऑफ रेजिस्टेंस, और इसको एनालाइज करना है। ये वो जगह होती है जहाँ पे उसके अनकॉन्शियस में ऐसी चीजें होती हैं जो वो बोलना नहीं चाह रहा होता। अब इसमें एनालिस्ट की जॉब ये है कि उसको फिर एनालाइज करे और हेल्प करे क्लाइंट को कि रेजिस्टेंस जो उनसे है वो हेल्पफुल नहीं है उसके उसके ट्रीटमेंट के लिए, और जो कुछ भी उसके माइंड में आ रहा है जब वो बोलना नहीं चाह रहा वो बोले। ड्रीम एनालिसिस दिस इज अ वेरी, इसमें मैंने एक वर्कशॉप भी कराई थी, और वो इंशाल्लाह डिले होगी है, बाद में इंशाल्लाह जरूर करूँगा। ड्रीम एनालिसिस काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये टेक्निक है फ्रॉइडियन साइको एनालिसिस। फ्रॉइड बहुत अहमियत देता था ड्रीम्स को, और ड्रीम्स में जो सिंबल्स होते थे उनको। फ्रॉइड समझता था ये एक रॉयल रोड है अनकॉन्शियस तक। इसमें एक लेटेंट और एक मैनिफेस्ट कंटेंट होता है। एक वो कंटेंट होता है जो कि जिसका जो हमें क्लियर होता है जब हम उठते हैं, और एक वो कंटेंट होता है जो हमें याद नहीं होता जब हम। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड दिस रिप्रेजेंट्स रिप्रेस्ड जो डिजायर्स है उनको ये रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, एक एक मिनट से कम रह गया मीटिंग का, मीटिंग एंड होने लगी है। मैं मीटिंग का लिंक दोबारा शेयर करूंगा अभी ही ग्रुप में, तो आप सारे लोग दोबारा ज्वाइन करें। मीटिंग को बगैर डिले दोबारा ज्वाइन करें प्लीज, मैं अभी दोबारा लिंक भेजूँ।
ठीक है, मीटिंग का टाइम एंड होने लगा है, मैं दोबारा भेज रहा हूँ लिंक, दोबारा ज्वाइन करें फौरन से पहले, जितनी जल्दी हो सकता है। हाँ, हम लोग बात कर रहे थे ड्रीम एनालिसिस की। ड्रीम को किस तरह हमने एनालाइज करना है, दिस इज वन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ साइको एनालिसिस। इसमें हम लोग फ्रॉइड का ये ख्याल था कि जो ड्रीम है वो रॉयल रोड है टू दी अनकॉन्शियस। रॉयल रोड यानी कि बहुत अच्छी सी रोड है, जिस तरह फॉर एग्जांपल जिससे हम इजीली अनकॉन्शियस तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि अनकॉन्शियस जो है वो जो जो कुछ भी उसके अंदर होता है वो ड्रीम में दिखाता है, और उसमें जो रेजिस्टेंस होती है डे टाइम में वो नहीं होती। फ्रॉइड के ये ख्याल था कि ये रिप्रेजेंट करती है जो रिप्रेस्ड डिजायर्स होती हैं, जो डिजायर्स रिप्रेस्ड हुई हुई हैं अनकॉन्शियस में, वो सारी जो होती हैं ये अनकॉन्शियस ड्रीम्स में दिखाता है। फ्रॉइड जो है वो इंटरप्रेट किस तरह करता था ड्रीम्स को, वो एक्शंस जो थे ड्रीम्स में उसको छोड़ देना, उसमें जो सिंबल्स दिखाए हुए हैं उनको आप लोग नोट डाउन करें, और नोट डाउन करने के बाद वो जो सिंबल्स हैं वो शो करते हैं, मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड वो शो करते थे मेल या फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन को। और उससे फिर आप इंटरप्रेट करते हैं कि उसके पेशेंट का असल में इसका ड्रीम का क्या मीनिंग है। समटाइम्स तो जैसे मैंने बताया कि वो ड्रीम के अगर जो मेरे पास ऐसा कंटेंट है जो उसको याद नहीं है, तो आप क्या करते हैं उस पर फ्री एसोसिएशन करवा लेते हैं, उसको उसको कह देते हैं ये सिंबल है, इस सिंबल पे आप फ्री एसोसिएशन करो। जब फ्री एसोसिएशन करता था उससे फिर इसका मीनिंग निकालते थे वो, जो फ्रॉइड थे। अ, आवाज आ रही है मेरी सबको? मेरा ख्याल है आ रही है सबको, कोई इशू नहीं है तो, क्योंकि ये रिकॉर्ड यस भी आ हो रही रही है, है। जिसमें अगर वॉइस का इशू है तो वो रिकॉर्डिंग से दोबारा सुन सकता है। अच्छा, इसके अलावा एक ये हो गया, एक दफा क्या हुआ कि एक बंदे ने अपने ड्रीम में देखा कि उसने एक फिश जो थी वो फ्लैप कर रही है, फिश हिल रही है उसके हाथ में। जब वो खड़ा हुआ, जब वो जागा, तो उसने एकदम उसके माइंड में आया कि ये तो फ्रॉइडियन सिंबल है, इट मस्ट शो अ मेल सेक्सुअल ऑर्गन। जब फ्रॉइड को ये पता चला तो फ्रॉइड बड़ा गुस्सा हुआ ये सुन के, और फ्रॉइड ने कहा कि नहीं नहीं, फिर फ्रॉइड ने उसके फ्री एसोसिएशन करवाई, और इवेंचुअली पता चला कि ये उसकी जो मदर इन लॉ थी उसको रिप्रेजेंट कर रहा था, फ्लैपिंग फिश जो थी। तो इस तरह उसका वो मीनिंग निकालता था थ्रू फ्री एसोसिएशन। हाँ ठीक है। एनालिसिस ऑफ ट्रांसफरेंस, ट्रांसफरेंस बेसिकली है कि बंदे की जो अपना सिग्निफिकेंट अंदर होता है पास्ट लाइफ में। फॉर एग्जांपल, जिससे अगर वो प्यार करता, फॉर एग्जांपल अगर कोई फादर फिगर की तरह, कोई किसी अगर किसी किसी बच्चे की परवरिश उसके भाई ने की है, भाई फादर फिगर की तरह का था, तो वो फिर होगा सिग्निफिकेंट अदर। या बंदे का कोई लवर था जिससे वो प्यार करता था, दैट विल बिकम ए सिग्निफिकेंट अदर। अगर उसकी क्वालिटीज थोड़ी सी भी थेरेपिस्ट के साथ मिलती हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो उसका भाई जो था बॉडी बिल्डर था और थेरेपिस्ट भी बॉडी बिल्डर है, तो फिर उस पेशेंट जो है वो उसकी फीलिंग्स अपने भाई की थेरेपिस्ट के ऊपर डालना शुरू कर देगा, और भाई के साथ इसी तरह ट्रीट करेगा जिस तरह भाई थेरेपिस्ट को इसी तरह ट्रीट करना शुरू कर देगा जैसे वो उसका भाई होता है। इसको आप लोगों ने फिर जो है एनालाइज करना है। इससे आपको पता चलेगा कि उसकी जो सी फीलिंग्स है वो असल में उसके भाई की फीलिंग्स थी जो आपके ऊपर वो डाल रहे थे। और इससे फिर आपको पता चलेगा उसके अनकॉन्शियस में क्या है, और आप उसको कॉन्शियस में कैसे लाएंगे, उसको बताएंगे कि देखो ये तुम्हारे भाई की फीलिंग्स है, तुम मेरे साथ कर रही हो, मेरे साथ भाई वाला सलूक कर रही हो, ये असल में तुम्हारे वो भाई की वाली फीलिंग्स में तुम्हारे तुम कर रहे हो। इससे जो है उसकी अनकॉन्शियस की चीजें कॉन्शियस में होगा आ जाएंगी, और वो कॉन्शियस में फिर रहेंगी। उससे वो अवेयर हो जाएगा कि हाँ मेरे पास में ये हुआ था, उसकी वजह से मैं जो हूँ आज इस तरह बिहेव कर रहा हूँ। इसमें सर आवाज नहीं आ रही, बाकियों को तो आ रही है बेटा, आपके नेट का इशू होगा। अगर आपके नेट का इशू है तो फिर मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, तो रिकॉर्डिंग में लाजमी सुन लीजिएगा आप, यूट्यूब पे अपलोड होगी मेरे चैनल, आप लाजमी सुन लीजिएगा। अच्छा, इसमें फिर वो बेसिकली साइको एनालिसिस में हम लोग को ये जानने की कोशिश करते हैं, अगर कोई सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, हम लोग उसको डायरेक्टली अटैक नहीं करते कि हम लोग उसको ठीक करने की कोशिश करें, जिस तरह सीबीटी में होता है कि हम उसके थॉट्स को चेंज करने की कोशिश करें डायरेक्टली, उस सिम्टम्स को डायरेक्टली हम लोग उस पर अटैक करेंगे और उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। बट एक्चुअली हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं साइको एनालिसिस में कि यहाँ पे वो आया ही क्यों है इन द फर्स्ट प्लेस।
जिंदगी में क्या क्या वाकयात हुए जिसके बाद उसके लिए डिप्रेशन का सिम्टम आ गया। किसी भी कोई भी सिम्टम हो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का आएगा, उसको उसी तरह समझने की कोशिश करेंगे पूरी जिंदगी को, उसके क्या मुझे वाकयात सर हुए। जी। अच्छा अच्छा। मुझे क्या अच्छा मुझे सिर्फ 5 मिनट 5-10 मिनट दें इसमें, फिर आखिर में क्वेश्चन आंसर का टाइम है। तो वो आप जितना मर्जी मेरे से पूछ ले, मैं यहीं पर ही हूँ। तो जिसको मैच देखना चाहोगा वो बेशक चला भी जाए, तो शुरू मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? नहीं मैं कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग, बस ठीक है। अच्छा, सो बेसिकली दिस इज व्हाट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसकी सारी जो पास्ट लाइफ है हम उसको खंगालेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे क्या वाकयात होते हैं उसकी वजह से आ रहे हैं। इसके अलावा अनकॉन्शियस के प्रूफ भी हमारे पास मौजूद है कि अनकॉन्शियस एग्जिस्ट करता है। हमारा जो अनकॉन्शियस है हमारे बिहेवियर पे इफेक्ट डाल रहा होता है, दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ प्रूवन फैक्ट। ठीक है, साइंटिफिकली ये प्रूवन फैक्ट है। इसमें आप इस तरह समझ सकते हैं कि अपने बचपन में फॉर एग्जांपल अगर आप लाहौर में रहते थे और अब आप आ गए इस्लामाबाद में, अब आप बड़ी हो गए हैं या बड़ी हो गई हैं, आपने यूनिवर्सिटी से एमएस भी कर लिया, लेकिन आपके सामने जब भी कोई मेंशन करेगा बंदा लाहौर का वर्ड, आपको एकदम से वो लाहौर का वर्ड बड़ा अच्छा लगेगा कि आपकी याददाश्त सारी वापस आ जाएगी। आपको लगेगा बड़ा ही अच्छा वक्त गुजरा था, लाहौर आपको बहुत पसंद आएगा। लेकिन वही बंदा अगर दिल्ली की बात शुरू कर दे, दिल्ली पसंद नहीं आएगा क्योंकि आपने दिल्ली में टाइम नहीं गुजारा बचपन में। लाहौर में आपने टाइम गुजारा है, इसलिए आपको और अच्छा वक्त गुजारा है अपने पेरेंट्स के साथ। तो आपको लाहौर एकदम से याद आ जाएगा, अच्छी सी फीलिंग्स आएंगी लाहौर के लिए। लाहौर क्यों पसंद आ रहा है आपको इस लाइफ में? क्योंकि पास लाइफ में आपका अच्छा वक्त गुजरा था लाहौर। जब आप बच्चे थे, आप अपने पेरेंट्स के साथ थे, आपका अच्छा वक्त गुजरा था लाहौर में। उसके बाद फिर आपको अब जब भी लाहौर का वर्ड मेंशन होगा आपको बड़ा अच्छा लगेगा और बड़ा अच्छा आपकी फीलिंग्स होगी, आपको दिल चाहेगा मैं किसी तरह लाहौर चला जाऊँ। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अनकॉन्शियस अनकॉन्शियस किस तरह हमारे आजकल के बिहेवियर पे इफेक्ट डालता है। साइको एनालिसिस का जो टाइम है वो ऑलवेज ऑलमोस्ट ऑलवेज ईयर्स में होता है। ब्रीफ फॉर्म ऑफ साइको एनालिसिस भी आ गई है जिसमें 6 मंथ्स तक 6 मंथ्स का ट्रीटमेंट होता है, और 6 मंथ से कम साइकोथेरेपी का भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो सारी लाइफ की ट्रेजेक्टरी, आपने जो भी बिहेवियर सीखे हैं सारी जिंदगी गुजार के सीखी है। अब आप ये कहें कि 10 या 12 सेशन में वो सारी ट्रेजेक्टरी चेंज हो जाएगी आपकी जिंदगी, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी जिंदगी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी सिर्फ 10 या 12 सेशन में, ये रेडिकुलस रेडिकुलस आइडिया, दिस इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल आइडिया। सो मिनिमम जो साइकोथेरेपी का टाइम होना चाहिए किसी भी साइकोथेरेपी का, वो 6 मंथ्स ही होना चाहिए। साइको एनालिसिस का टाइम, साइको एनालिसिस इन टुडेज वर्ल्ड, it's by researchers showing here, and according to research, it is most effective form of therapy if taken for 16 months। यानी कि 1.5 साल तक अगर आपने साइको एनालिसिस लिया, किसी थेरेपी से ज्यादा इफेक्टिव है ये। एंड साइको एनालिसिस इज आल्सो एक्सट्रीमली पॉपुलर टुडे इवन, actually today more than 1200 therapies are available, 1200 therapies जिनका हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस मौजूद है कि वो काम करती हैं। बट वी हैव नेवर हर्ड ऑफ देम, वी हैव हर्ड ऑफ साइकोएनालिसिस। उसकी वजह एक ये है कि जो साइकोएनालिसिस के प्रैक्टिस करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू अदर थेरेपीज। सबसे ज्यादा सीबीटी की है डेफिनेटली, बट साइकोएनालिसिस की भी बहुत ज्यादा है आजकल के प्रैक्टिशनर्स, और आजकल ये हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। इसकी एग्जांपल आईएसआईटी की भी है, इंस्टिंक्ट स्टिमुलाई आइडेंटिफिकेशन थेरेपी, जो कि हमारे डॉक्टर जफर इकबाल ने बनाया है। लेकिन चूंकि उसके प्रैक्टिस करने वाले इतने ज्यादा लोग नहीं है, इसलिए आप लोगों ने उसका नाम नहीं सुना। लेकिन वो डेफिनेटली सर जफर ने बनाई हुई है, डॉक्टर जफर ने, जो हमारे पास आज मीटिंग में आज हमारे साथ है मौजूद है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव काउंटर ट्रांसफरेंस एक्सप्लेन करते हैं, आखिर में मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन आंसर टाइम। सो ये पॉपुलर इसलिए क्योंकि इस पे काफी ज्यादा की आजकल प्रैक्टिस इसलिए ज्यादा की जाती है, पढ़ाई इसलिए ज्यादा की पढ़ाई जाती है क्योंकि ये पॉपुलर काफी ज्यादा, इसलिए आप लोगों ने इसका नाम काफी ज्यादा सुना है। और ये इफेक्टिव भी है, अगर इफेक्टिव ना होती मार्केट में ये ना होती। So that is all of from psychotherapy point of view। अब हम इसके कैरियर की बात करेंगे। कैरियर इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पाकिस्तान के अलावा बाकी सारी दुनिया में मैं बता रहा हूँ कैरियर आप किस तरह अपना स्टार्ट कर सकते हैं एज ए साइकोएनालिस्ट। फर्स्ट आपके पास एमएस इन क्लिनिकल साइकोलॉजी होनी चाहिए, ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी होनी चाहिए मिनिमम, या आपके पास पीएचडी होनी चाहिए साइकोलॉजी या क्लिनिकल साइकोलॉजी में।
वेस्ट में तो पीएचडी साइकोलॉजी आपने ना की हो, पीएचडी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपने आप को नहीं कह सकते। पाकिस्तान में कह सकते हैं अगर आपने एमएस किया है, लेकिन वेस्ट में नहीं कह सकते। पीएचडी क्लिनिकल साइकोलॉजी इज अ मस्ट इन वेस्ट। इसके अलावा मेडिकल डॉक्टर्स जो हैं जिन्होंने एमबीबीएस किया है, दोज आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर साइकोएनालिटिक ट्रेनिंग। मेडिकल डॉक्टर्स भी साइको एनालिस्ट बन सकते हैं, साइकाइट्रिस्ट भी साइको एनालिस्ट बन सकते हैं, और ये सारी ट्रेनिंग वेस्ट में दी जाती है। सिर्फ टाइम का डिफरेंस आ जाता है, जो जिसका साइकोलॉजी का बैकग्राउंड नहीं होता उसको 7 इयर्स की ट्रेनिंग दी जाती है, और जिनका साइकोलॉजी का बैकग्राउंड होता है उनके लिए 5 इयर्स की ट्रेनिंग। अब इसकी एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स के बाद आप देख लें, इसके बाद आप जो है अगर एमबीबीएस कर लिए, पीएचडी कर ली, या एमएस कर लिए साइकोलॉजी, फिर आप एक एडमिशन लेंगे साइको एनालिटिक सोसाइटी में या साइको एनालिटिक इंस्टीट्यूट में। डिपेंड करता है कि आपका जो क्लोजेस्ट इंस्टीट्यूट है वो क्या कहता है, अपने आप को सोसाइटी कहता है या इंस्टीट्यूट कहता है, आप उनमें जाके एडमिशन लेंगे फिर। फॉर एग्जांपल शिकागो साइको एनालिटिक इंस्टीट्यूट जो है शिकागो में मौजूद है, ये कब का बना हुआ है? फ्रॉइड के टाइम का बना हुआ है। ऑस्ट्रेलियन साइको एनालिटिक इंस्टीट्यूट सोसाइटी है वो, और इसके 3 ब्रांचेस हैं इनके 3 शहरों में, एक एडिलेड में है, एक सिडनी में, और एक और ना। ट्रेनर को मिल जाएगा जो ड्रीम एनालिसिस पे वर्कशॉप्स हैं। लिटरली देखिए वर्कशॉप्स ऑन ड्रीम एनालिसिस एवरी अदर डे, इंडियन जो ट्रेनर्स वो दे रहे होते हैं, क्योंकि साइको एनालिसिस वहाँ पे पॉपुलर है। एक बर्लिन साइको एनालिटिक है जो कि बर्लिन जर्मनी में पॉपुलर है। इस तरह हर मुल्क में आपको साइको एनालिटिक सोसाइटीज, साइको एनालिटिक इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे। एक एक मुल्क में एक से ज्यादा भी मिलेंगे, काफी सारे भी मिल जाएंगे। अब इनके जिस तरह अभी मैंने बताया, अकॉर्डिंग टू साइकोएनालिटिक इंस्टीट्यूट फॉर नॉन साइकोलॉजी जो ग्रेजुएट्स हैं, एमबीबीएस मेडिकल डॉक्टर्स या साइकाट्रिस्ट, उनके लिए ट्रेनिंग टाइम जो 7 इयर्स का, और साइकोलॉजी ग्रेजुएट्स के लिए 5 इयर्स का। इसके बाद साइकोलॉजी जो स्टूडेंट है उसने थ्योरी के बाद उसने परफॉर्म करने होते हैं 2 साइको एनालिसिस, और 2 क्लाइंट्स पे उसने परफॉर्म करने हैं अंडर सुपरविजन। अगर सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस वो दे रहा है तो एक क्लाइंट भी काफी है, लेकिन अगर सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस नहीं आ रही है उसकी, तो वो फिर 3 क्लाइंट्स उसको डील करने पड़ते हैं स्टूडेंट को। अब अपना पर्सनल साइको एनालिसिस भी करवाना पड़ता है। दिस इज एक्सट्रीमली नेसेसरी इन एनी वेस्टर्न वर्ल्ड, इन इंडिया, इन वेस्टर्न वर्ल्ड, इन ऑस्ट्रेलिया, आपने पर्सनल साइको एनालिसिस करवाना है। फ्रॉइड ने खुद भी अपना पर्सनल साइको एनालिसिस खुद किया था। अब उसकी फी कितनी होती है? फी डिपेंड करता है कि आप अपने साइको एनालिस्ट के साथ क्या फी तय करते हैं। आपने अपने साइको एनालिस्ट के साथ जाकर फी तय करनी है, और फिर आपको साइको एनालिसिस अपने करवाना है। आफ्टर दैट अपनी सारी जब ट्रेनिंग हो जाती है, आपने किसी और का साइको एनालिसिस किया, अपना भी साइको एनालिसिस करवाया, उसके बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है, और उसके बाद फिर आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं इंटरनेशनल साइको एनालिटिक एसोसिएशन में। अब इसमें मैंने ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट नोट किया हुआ है कि साइको एनालिस्ट जो है दे आर नोटोरियस फॉर देयर हाई फीस। उनकी बहुत ज्यादा उनकी ये रेपुटेशन है कि वो अपने सेशंस की बहुत ज्यादा फीस लेते हैं एज कम्पेयर टू अदर साइकोलॉजिस्ट। सो जनरली साइको एनालिटिक ट्रेनिंग जो है, पर्सनल साइको एनालिसिस जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है। दिस इज रियली वेरी एक्सपेंसिव। आपकी लाखों में जो है, लाखों में सिर्फ आपकी एक सेमेस्टर होती है किसी एक साइको एनालिटिक इंस्टीट्यूट की, एक सेमेस्टर की फी। शिकागो साइको एनालिटिक इंस्टीट्यूट की $4,000 है, आप जाके उनके वेबसाइट पे देख सकते हैं। दैट इज फॉर द बेसिक ट्रेनिंग ओनली। सो फिर इस तरह आपको साइकिल जो ऑस्ट्रेलियन वाला है उसके $3,000 है। इस तरह थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में उनकी ट्रेनिंग है, और $3,000 तो इसी तरह बनते हैं, मेरे ख्याल है 8 लाख बनते हैं, 8 लाख रुपीज। अगर आपके पास है और आपको इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली जरूर इनमें एडमिशन लें। अगर मेरे पास पैसे हो तो मैं तो भी एडमिशन ले लूँ, मुझे तो इशू ना हो, क्योंकि काफी इंटरेस्ट है मेरे साथ। अच्छा, तो बेस्ट पाथ अगर आप वेस्ट में रहते हैं तो बेस्ट पाथ ये होता है इसका साइको एनालिसिस एनालिस्ट बनने का। आप पीएचडी करें साइकोलॉजी में, फिर सेशन लिस्ट अपने क्लाइंट्स की, और उसमें से जितने पैसे इकट्ठे करते जाएं, चंद साल लग जाएंगे आपको पैसे इकट्ठे करने में, 1 साल 2 साल। तो सारे पैसे इकट्ठे करके फिर आप जो पर्सनल साइको एनालिसिस का पे करें, और उसके बाद फिर जो अपनी जो ट्रेनिंग है उसको कंप्लीट कर लें। इसके बाद फिर आपको लाइसेंस मिल जाएगा, और लाइसेंस बनने के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एज अ साइको एनालिस्ट। यस, साइको एनालिस्ट या साइको डायनामिक थेरेपिस्ट बोथ आर द सेम थिंग, यानी कि बोथ हैव द सेम ट्रेनिंग। किसी भी साइको एनालिटिक इंस्टीट्यूट में जाएं, आपको सबसे पहले फ्रॉइड लाजमी पढ़ना पड़ेगा। फ्रॉइड से जान छूटने नहीं वाली, फ्रॉइड लाजमी पढ़ना है आपने।
अब पाकिस्तान में आप किस तरह बन सकते हैं साइको एनालिस्ट? आपके पास मिनिमम एक एमएस होना चाहिए क्लिनिकल साइकोलॉजी में, या एडीसीपी की डिग्री होनी चाहिए, एडवांस डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, या पीएमडीसीपी की डिग्री हो, डिग्री यानी कि डिप्लोमा की डिग्री हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, या पीजीडी हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, या आपके पास पीएचडी हो साइकोलॉजी में या क्लिनिकल साइकोलॉजी में, या आप फिर एमबीए बीएस एमबीबीएस हो मेडिकल डॉक्टर, तो आप फिर साइको एनालिटिक ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल है। अब इसमें साइको एनालिसिस, पाकिस्तान में साइको एनालिसिस की ट्रेनिंग में क्या होता है? आपने सब कुछ जो फ्राइड के बारे में वो पढ़ना है, उसकी लाइफ, उसकी थ्योरी, उसकी टेक्निक्स, फ्राइड ने किस तरह साइको एनालिसिस कंडक्ट करते थे, सब चीजें आपको लाजमी आने चाहिए, नेसेसरी। इसके बाद पर्सनल साइको एनालिसिस करवाना, चूंकि यहाँ पे कोई बॉडी नहीं है जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजी की भी आपको लाइसेंस फराहम करे, तो आपके पास साइको एनालिटिक लाइसेंस परफॉर्म करने का देने के लिए भी कोई बॉडी मौजूद नहीं है। तो इसलिए आपको पर्सनल साइको एनालिसिस करवाने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ रिक्वायरमेंट इन द वेस्टर्न कंट्रीज, बट यहाँ पे आप अगर ना भी करवाएं तो इट्स ओके। आप इसके बगैर जो सा साइको एनालिसिस जो मैंने चीजें बताई हैं, इन सबको लर्न करें, इसको अच्छी तरह मेमोराइज करें, और ये देखें, फ्रॉइड की बुक्स पढ़ें, और उसके बाद ये देखें फ्रॉइड कहाँ पे गलतियां कर चुका है, फ्रॉइड के केसेस पढ़ें, देखिए कहाँ पे फ्रॉइड ने गलतियां की हैं, और गलतियों को करेक्ट करें, और फिर आप साइको एनालिसिस जो है अपने पेशेंट पे परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने खुद 1 साल से ऊपर की साइको एनालिसिस की ट्रेनिंग ली हुई है, इसलिए मैं अपने आप को साइको एनालिसिस करता हूँ। दैट इज इट फॉर द प्रेजेंटेशन पार्ट। इसमें किसी का क्वेश्चन है तो वो लाजमी मेंशन करें, आप क्वेश्चन आंसर टाइम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बेसिकली मेरा ये क्वेश्चन है ड्रीम एनालिसिस से कि हाँ। सर इसके अंदर बेसिकली हम अपनी अगर डेली लाइफ में भी देखें तो हमारे माइंड में बहुत, हम जब रात को सोकर उठते हैं तो हमारे समटाइम हमें अपना ड्रीम याद भी होता है और हाफ नहीं भी याद होता। वो हमारी पास्ट की किसी भी इवेंट से लिंक करता है या कोई पास्ट का ही इवेंट होता है। तो वो किस तरह से जो है हम इस चीज़ पे मतलब अपनी लाइफ में उसको उसको इग्नोर करना चाहिए। सम टाइम वो हमें बहुत प्रॉब्लमेटिक भी हो जाते हैं हमारे लिए और सम टाइम हम उसको इग्नोर भी कर देते हैं। तो इस चीज़ का क्या है एज अ साइकोलॉजी के, आप एज अ सीनियर साइकोलॉजिस्ट किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं? इसमें मैं ये बताऊंगा कि साइको एनालिसिस में वो ड्रीम्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि बार बार रिपीट हो रही हो, और क्लाइंट के लिए बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हो। अगर आपको कोई ऐसी ड्रीम्स आई जा रही काफी अर्से से, जरूरी नहीं है रोज आती है, हो सकता है तो 1-2 महीने बाद आती है, जो ऐसी ड्रीम्स जो कि आपको डिस्टर्ब कर रही है और बार बार रिपीट हो रही है, वो आप बताएंगे साइको एनालिस्ट को, और वो फिर जो है इसकी इंटरप्रिटेशन होगी। बेसिकली उन ड्रीम्स की ज्यादा इंटरप्रिटेशन होती है एज कम्पेयर टू डेली लाइफ की जो ड्रीम्स होती है। डेली लाइफ में ऐसी ड्रीम्स भी होती है जो कि बंदा दिन में सोच रहा होता है, वही रात में ख्वाब में आ जाता है। ये अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड भी ये बात है कि अगर आपको रात में आ रहा है बहुत ही, आप ये ड्रीम आपने किया कि आप फ्रिज में से ठंडा सा आप पेप्सी निकाल रहे हैं, स्टिंग निकाल रहे हैं फ्रिज में से, और पी रहे हैं और बड़ा इंजॉय कर रहे हैं उसको, तो आप उठेंगे तो असल में आपको रात को प्यास लगी, और प्यास की वजह से वो ड्रीम आ रही थी। दिस आर बिकॉज ऑफ इंस्टिंक्ट, दिस इज व्हाट फ्रॉइड हैड डिस्क्राइब्ड, कि इंस्टिंक्ट की वजह से भी ड्रीम्स आ रही होती है। सो वो ऐसी ड्रीम्स का फिर इस तरह का मीनिंग नहीं होता जिस तरह कि अनकॉन्शियस से वो रिलेटेड हो और वो डिस्टर्बिंग हो, यानी कि वो फिर आपके अनकॉन्शियस से इस तरह रिलेटेड नहीं होती। लेकिन अनकॉन्शियस से वो फिर ज्यादा रिलेट कर रही है, जिनको आपने लाजमी इंटरप्रेट करना है, जो कि आपको रिपीटेडली आ रही हो और वो आपको डिस्टर्ब कर रही है। आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। ओके सर, जज़ाकल्लाह। इसके अलावा कोई क्वेश्चन तो मैं दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने मुझे बताया कि सम टाइम जो होता है साइको एनालिस्ट वो खुद वर्ड पेश करता है तो अपने क्लाइंट को, तो वो किस चीज पे बेस कर रहा होता है? वो जो थीम्स जो सिंबल्स की बेस पे वो जो कर रहा होता है या रैंडमली वो बता किसी असेसमेंट की बेस पे स्पेसिफिकली वो वर्ड देता है? अच्छा अच्छा, वर्ड की आप बात कर रहे हैं। हाँ, हाँ जी, जो वो सबसे आपने पहले, मेंशन किया। हाँ हाँ जी। ठीक है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वो जी जी। बेसिकली जो वर्ड है ना वो डिपेंड करते हैं उसकी हिस्ट्री पे। सबसे पहले वो उसकी हिस्ट्री लेगा पेशेंट की,
और हिस्ट्री में उसको जी पता चलेगा कि प्रॉब्लमेटिक जो चीज है, प्रॉब्लमेटिक कैरेक्टर्स उसकी जिंदगी में क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसके अबू उसको बहुत ज्यादा मारता था बचपन में, तो अबू उसका जी प्रॉब्लमेटिक जी। कैरेक्टर बन जाएगा और वो फिर फादर का वर्ड देगा कि इस पे फ्री एसोसिएशन करो। जाहिर बात है उससे जो रिलेटेड जो टॉर्चर जो ट्रॉमा उसके अनकॉन्शियस में होगा, वो फ्री एसोसिएशन के जरिए से अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में आएगा, तो वो फिर हम्म। फादर का वर्ड देगा। तो सो इट डिपेंड्स ऑन हिस्ट्री, कि आपने हिस्ट्री लिया, आपने जी आइडेंटिफाई किया कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो उसके लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। उन प्रॉब्लम्स जी। पे एक एक करके फिर आपने उसका वर्ड दे देना। यानी कि अगर उसको किसी से प्यार हुआ था, तो वो जो महबूबा का वर्ड था वो दे देना कि इस पे फ्री एसोसिएट करो। हम्म। तो इस तरह का वो जो प्रॉब्लमेटिक की चीजें हैं, उन पे वो उनका वर्ड वो वर्ड देगा वो। जी थैंक यू सर। मैंने लेट ज्वाइन किया था, तो इसकी स्पेसिफिकली असेसमेंट कोई अलग होती है, या जो वैसे हिस्ट्री टेकिंग और वो चीजें होती है वही असेसमेंट इसकी हिस्ट्री टेकिंग जो साइकोएनालिसिस? फ्रॉइडियन मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है कंपेयर टू टुडेज मेथड। वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है, प्ले बाय ईयर फैशन में क्या होता है, यानी कि पेशेंट जो भी चाहे जब भी चाहे बोल सकता है। वो ऐसा ठीक है, नहीं है कि स्पेसिफिक वो क्वेश्चन स्पेसिफिक नहीं। क्वेश्चंस नहीं पूछते फ्रॉइड के। अच्छा अच्छा, आप मुझे अपने फादर के बारे में बताओ, अपनी अम्मी के बारे में बताओ। वो अनस्ट्रक्चर्ड सा होता है कि वो जो भी पेशेंट आके बताना चाह रहा है वो पेशेंट बता सकता है। जिस तरह और सर स्ट्रक्चर। हाँ बोला। जी जी इसका ड्यूरेशन कितना होता है सेशन का, कितना प्रोग्राम? 45 मिनट्स होता है मोस्टली, 45 मिनट्स टू 1 आवर। बल्कि 45 मिनट्स कर ले, 45 मिनट्स के तक आपने फिर एंड करना है उसको। ठीक ठीक ठीक। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने सवाल आपसे पहले भी किया था और अब मैं ये सवाल कर रही हूँ कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रांसफेरेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और काउंटर ट्रांसफेरेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अगर ट्रांसफेरेंस हो रही है? देखिए, जो ट्रांसफरेंस का वर्ड है ना, पॉजिटिव नेगेटिव हाँ जी। ट्रांसफरेंस, ये मैंने पहली दफा सुना है। मुझे ट्रांसफरेंस पता है, मुझे पॉजिटिव नेगेटिव ट्रांसफरेंस का नहीं पता। लेकिन मुझे ये पता है काउंटर ट्रांसफरेंस क्या चीज़ है। ठीक है, बेसिकली ट्रांसफरेंस जो मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा ट्रांसफरेंस है क्या चीज़। काउंटर जी 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 ट्रांसफरेंस जी वो है, जी जी। काउंटर ट्रांसफरेंस वो चीज़ है जो कि जो थेरेपिस्ट है वो अपनी जो फीलिंग्स है सिग्निफिकेंट अदर की, पास्ट लाइफ की, वो अपने पेशेंट के ऊपर निकालना शुरू कर देता है। ठीक है, इसलिए इसलिए पर्सनल साइको एनालिसिस करवाना बहुत जरूरी है, ताकि बंदे को अपने कॉन्फ्लिक्ट्स का पता चल जाए, और अपनी जो पास्ट लाइफ की वजह से वो डिसीजंस मेक करता है डेली, वो उसको पता चल जाए, ताकि वो जो सारी फीलिंग्स है, वो पास्ट लाइफ की जो डिसीजन मेकिंग है, वो सारी क्लाइंट के ऊपर ना निकालना शुरू करता है। ठीक है, तो दिस इज काउंटर ट्रांसफरेंस इज कंसिडर्ड डैमेजिंग इन फ्रॉइडियन साइको एनालिसिस, और हम लोग यूज नहीं करते थे अकॉर्डिंग टू फ्रॉइडियन साइको एनालिसिस। बट इन मॉडर्न साइकोडायनेमिक थेरेपी दिस इज आल्सो कंसिडर्ड अ गुड थिंग, और इसको भी एनालाइज किया जाता है काउंटर ट्रांसफरेंस। थैंक यू सर। अच्छा, कोई क्वेश्चन है तो मैं डेफिनेटली अवेलेबल हूँ, आप पूछ सकते हैं, कुछ डिस्कस करना है तो मैं इधर ही हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे 2 से 3 क्वेश्चन है। एक तो सर आपने कहा कि ये इसका ड्यूरेशन ये 6 मंथ से ऑलमोस्ट ज़्यादा ही होना चाहिए, लेकिन 6 मंथ मिनिमम है। सर फिर हम मंथ में कितने सेशन प्लान करेंगे इसके लिए, एक चीज़। दूसरा ये कि साइको एनालिसिस में आपने जितनी टेक्निक्स बताई, क्या हम इन सबको एक साथ में यूज कर सकते हैं, या हमें एक टाइम में एक ही करनी चाहिए? अच्छा, दो क्वेश्चन है आपके। um, एक मिनिमम 6 मंथ्स होनी चाहिए, और 6 मंथ से भी ज्यादा। हाँ, एक हफ्ते में, ये डिपेंड करता है किस कौन सा वाला आप साइको एनालिसिस यूज कर रहे हैं। अगर फ्रॉइड का साइको एनालिसिस यूज कर रहे हैं, तो हफ्ते में 5 सेशन लाजमी लेने हैं, 5 सेशंस अ वीक। और 5 सेशन का पेशेंट ने पे भी करना है, अगर पेशेंट नहीं भी आता फिर भी उसने पे करना है। सो मिनिमम 5 सेशंस अ वीक। इसको फिर 4 में डिवाइड कर ले, 5 4 20, 20 सेशन हो गए एक महीने के। महीने के सेशन उसने 20 लेने ही लेने, अगर फ्रॉइडियन किया हुआ। अगर आपने साइकोडायनेमिक थेरेपी कर रहे हैं, तो उसमें फिर आप हफ्ते में 3 सेशन भी ले सकते हैं, और आपको पे नहीं करना अगर आप ने नहीं सेशन लिया तो अगर 3 सेशन वीक ले लें, 1 सेशन वीक भी ले सकते हैं अगर आप साइकोडायनेमिक थेरेपी कर रहे होते हैं। बट सबसे ज्यादा इफेक्टिव वो है कि जितने ज्यादा सेशन एक हफ्ते में लिए गए हो तब। सो 3 सेशन और 1 सेशन साइकोडायनेमिक में, और साइको एनालिटिक फ्रॉइडियन मेथड जो है उसमें 5 सेशन मिनिमम आपने एक हफ्ते में लेने ही लेने, चाहे जो भी हो जाए।
थैंक यू सर। सर एक और क्वेश्चन है कि जब हम ड्रीम एनालिसिस करेंगे तो उसमें वो हमें बता देता है कि ये वाला ड्रीम है जो रिपीटेड, उसको बार बार रिपीट हो रहा है, और वो उसको बहुत प्रॉब्लम भी हो रही है उन ड्रीम्स की वजह से, तो फिर हम उनको कैसे टैकल करेंगे? ड्रीम्स को कैसे टैकल करेंगे? या एक मिनट, इससे पहले आपका क्वेश्चन था जो मेरे जहन से निकल गया है, और वो मुझसे दोबारा पूछो। जी सर, वो मैंने पूछा था कि क्या हम सारी टेक्निक्स एक ही टाइम हाँ, में मुझे जो याद एक आ गया, पेशेंट। मुझे याद आ गया। हाँ, सारी की सारी टेक्निक्स आप इकट्ठे ही यूज कर रहे होते हैं सेशन में, एक्सेप्ट फॉर ड्रीम एनालिसिस। ड्रीम एनालिसिस सिर्फ तब यूज करेंगे जब वो आपको ड्रीम बताएगा। इसके अलावा कैथारसिस भी इसकी टेक्निक है। कैथारसिस, मेंटेनिंग एनालिटिक फ्रेमवर्क, इंटरप्रिटेशन, ये सारी इंटरप्रिटेशन आप कर रहे होते हैं जब पेशेंट वो बोल रहा होता है। आप सारी की सारी इंटरप्रिटेशन साथ साथ कर रहे होते हैं, एसोसिएशन भी साथ साथ कर रहे होते हैं, और करते 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 एंड में जाके फिर आप उसके नोट्स लेना शुरू कर देते हैं। जब सेशन खत्म हो जाता है, फ्रॉइड हमेशा सेशन के बाद देता था नोट्स। इसके अलावा आपने आखिरी पूछा ड्रीम्स वाला क्या क्वेश्चन था, दोबारा पूछा। सर मेरा क्वेश्चन था कि अगर वो हमें बता देता है कि ये ड्रीम है जो बार बार रिपीट हो रहा है, जो उसको प्रॉब्लम भी कर रहा है उसकी नॉर्मल लाइफ में, तो फिर हम उसको टैकल कैसे करेंगे कि वो ड्रीम उसको या तो प्रॉब्लम ना करे या फिर आए ना, या किस तरह से? हाँ, बेसिकली आइडिया ये है कि जो ड्रीम ड्रीम आ रही है इस वजह से कि जो अनकॉन्शियस उसको दिखा रहा है, ठीक है। इट्स बेसिकली फ्रॉम द अनकॉन्शियस, ड्रीम्स आर फ्रॉम द अनकॉन्शियस, और उसको हमने कॉन्शियस में लेके आना है। लाते किस तरह? अब वो आएगा, आपने उससे ड्रीम ये बताएगा जो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक है, आपने उसका फिर उस पर फ्री एसोसिएशन करानी है उसके सिंबल्स पे, वो बताता जाएगा, और उसकी वो जो बता रहा होगा उससे आपको पता चलेगा कि इस बंदे की क्या एसोसिएशन है सिंबल के साथ अपनी लाइफ में, ठीक है। अब जो आप इंटरप्रेट कर लेंगे उसका मीनिंग, वो मीनिंग फिर आप क्लाइंट को बताएंगे, देखो ये तुम्हारी अनकॉन्शियस तुम्हें ये बता रहा है। इससे जब वो अवेयर हो जाएगा कि मेरा अनकॉन्शियस मुझे ये बता रहा है, इस फिर वो उसकी जो अनकॉन्शियस की चीजें वो कॉन्शियस में आ चुकी है। लेकिन ये जो अनकॉन्शियस का मटेरियल है वो सबसे पहले इंटरप्रेट किया थेरेपिस्ट ने, और थेरेपिस्ट ने बताया क्लाइंट को, और क्लाइंट को पता चला कि मेरी अनकॉन्शियस में ये चीजें हैं। इससे वो उसकी वो जो सारी अनकॉन्शियस की चीजें वो कॉन्शियस में आ चुकी हैं, और वो जब तक अवेयर रहेगा तो वो सारी अनकॉन्शियस की चीजें उसको डिस्टर्ब नहीं करेगी। अच्छा, नेगेटिव कौशल अब्बास साहब, आपने बड़ा अच्छी बात लिखी, नेगेटिव ट्रांसफरेंस साइको एनालिसिस एनालिस्ट मटेरियल इन थेरेपी। देखिए, आप सही कह रहे हैं। नेगेटिव ट्रांसपेरेंस मेरा ख्याल है जो मैडम का मतलब था वो था काउंटर ट्रांसपेरेंस। काउंटर ट्रांसपेरेंस को वो नेगेटिव ट्रांसपेरेंस कह रहे थे, और पॉजिटिव वो हो गई जो कि ट्रांसपेरेंस जिसको हम कह रहे हैं। अगर ये मतलब है तो ये तो चलो ठीक है। लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव ट्रांसपेरेंस के इसके अलावा कोई मतलब है तो जिंदगी में पहली दफा ये मैंने इससे पहले नहीं चला। अच्छा सर सर। मुझे एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ। सर मुझे ऐसे याद आ रहा है, हमें टीचर ने बताया था कि पॉजिटिव ट्रांसपेरेंस ये होता है कि हम किसी के साथ पॉजिटिव फीलिंग्स एसोसिएट कर लेते हैं, और नेगेटिव में ये होता है कि हम किसी के साथ नेगेटिव फीलिंग्स एसोसिएट करते हैं। नेगेटिव फीलिंग मैंने गुस्सा वगैरह, एग्रेशन आ जी जी गया। बिल्कुल ऐसे। हाँ, अगेन दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग अबाउट दिस। वी लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। मुराद साहब एक और भी है ना, मैं आपको बताता हूँ। जब आप सेशन कर रहे होते हैं सम टाइम आपका मटेरियल, जो क्लाइंट का मटेरियल आपका मटेरियल बिल्कुल सेम आ जाता है। अच्छा। आपको अपना मटेरियल भी रिट्रीव होने लग जाता है। आप अपने मटेरियल में जाते हो और उस मटेरियल के अकॉर्डिंगली क्लाइंट से जब आप एम्पैथी करते हो तो अपना जो ट्रॉमा